हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो मैं पहले बताऊंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। और यह वीडियो उस टॉपिक पे नहीं है कि कैसे आप एक महीने में नीट क्रैक कर सकते हो, क्योंकि अभी नीट में सिर्फ एक महीना बाकी है। और यह वीडियो इस टॉपिक पे है जो कि आप लोग मेरे से ज़्यादातर कमेंट करके पूछते हो, या फिर आपका मोस्ट सर्च क्वेश्चन रहता है जो कि आप लास्ट 1 मंथ में आप लोग सर्च करते हो। तो वो सारे क्वेश्चंस ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों का भी ये क्वेश्चंस का डाउट है, वो वीडियो देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और जिन लोगों का भी क्वेश्चन डाउट नहीं है, उनको भी कुछ ना कुछ एक टिप्स मिल जाएगा कि कैसे आगे चीज़ को प्रोसीड करना है, ताकि हम लोग बेटर आउटपुट निकाल सके अपने प्रिपरेशन का। क्योंकि लास्ट का 1 मंथ जो होता है वो मेक इट और ब्रेक इट सिचुएशन रहता है। ये टाइम ऐसा रहता है कि मतलब अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो 600, 650 या 700, तो ये भी हो सकता है कि उसके मार्क्स कम हो जाए और वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। और ये भी हो सकता है कि जिसके 300, 400, 500 मार्क्स आ रहे हो, वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर ले। तो ये आखिरी का बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम पे हम लोग को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। इस वीडियो में मैं 8 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि आप लोग मेरे से मोस्टली कमेंट करके या मैसेज करके पूछते हो। तो इन 8 क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का पार्ट 2, उसमें मैं उस क्वेश्चंस को भी कवर कर दूँ। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू रिवाइज होल सिलेबस इन 1 मंथ। तो रिवीजन के लिए सबसे अभी बेस्ट प्लान यही है कि आप टेस्ट सीरीज के साथ में कंटिन्यू करो। आप अगर कोई से भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो और आप वहाँ पे अगर पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, तो इसको बंद करो बिल्कुल, और आपको अभी से ही फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर देना। अभी ऐसा मत सोचना, कोई लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा तो सिलेबस हुआ ही नहीं है, तो मैं अभी फुल सिलेबस क्यों दूँ, मेरा 3-4 घंटे वेस्ट होगा। तो ये माइंडसेट आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये माइंडसेट पक्का आप सेलेक्ट नहीं होने वाले हो। सो आप अभी से ही फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और फुल सिलेबस टेस्ट के साथ में अपना रिविजन स्टार्ट करो। सेकेंड क्वेश्चन इज, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, लेकिन आपको अभी 1 मंथ के टाइम में लगभग नहीं भी तो 10 to 15 मॉक टेस्ट देने चाहिए। ये डिपेंड भी कर सकता है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका सिलेबस कम हुआ है और वो ऐसा सोचता है कि मतलब, या फिर उसका ऐसा होता है कि कम टेस्ट दे के भी उसका मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और अच्छा इंप्रूव कर लेता है अगले टेस्ट में। सो उसको 10 to 15 मॉक टेस्ट सफिशियंट है नीट तक के लिए अभी से। और कोई एक ऐसा पर्सन जिसका सिलेबस पूरा लगभग हो चुका है और उसके थर्ड टेस्ट के बाद, मतलब आज इसने टेस्ट दिया तो मान लो 500 मार्क्स है, तो अगले टेस्ट में उसको प्रेशर रहता है और वो 520 मार्क्स लेके आता है, और ज़्यादा टेस्ट देने से उसका मार्क्स इंक्रीज होता है। सो उसको ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए, मतलब अल्टरनेट दे सकता है। और जब लास्ट का टाइम आएगा, लास्ट 15 डेज, उसमें डेली भी टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का सोर्स के बारे में बात करें, आप कौन सा मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन आप PW, LN आकाश, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट या फिर कोई सी भी कोचिंग आप जो स्टार्टिंग से पढ़ो उसमें, उसका एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। और एक टिप पॉइंट ये रहेगा कि आप जो PYQ के जो टेस्ट रहते हैं, मतलब जैसे मान लो 2023 का पेपर है, सो वो पेपर को मतलब प्रिंट करा के और उसका एज अ टेस्ट दो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उससे पूरा PYQ एक बार में रिवाइज होता है और PYQ से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको वहाँ से भी हेल्प होने वाली है। थर्ड क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे। तो अभी का टाइम पे ऐसा है कि आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। भले से ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन आप ट्राई करो कि OMR फिलिंग का वो प्रैक्टिस करो। ऑफलाइन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो क्वेश्चन भरते हैं, OMR भरने में भी टाइम लगता है, बाकी सब भी प्रोसेस होती है। तो उस चीज़ के प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता था, जब मैं भी तो ऑनलाइन ही देता था, तो उस टाइम पे मैंने प्रिंट करा रखे थे OMR और उस पर टेस्ट देता था। और ऐसा होता था कि पॉसिबल अगर हो तो आप क्वेश्चन पेपर ही प्रिंट करा के एज ऑफलाइन टेस्ट दो, खुद से कर दे। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि अभी लास्ट के टाइम पे हम लोग को लास्ट 1 मंथ में क्या क्या रिसोर्स यूज़ करना चाहिए। सो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक के लिए आप NCERT पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों में पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है, क्योंकि उन दोनों के NCERT से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बात करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के NCERT का, सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि स्टार्टिंग से फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का NCERT नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल भी उसको हाथ मत लगाना। कोई कितना भी बोले कि NCERT पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो उसको हाथ मत लगाना, क्योंकि कोई मतलब नहीं। अगर आपने तो 1-2 साल में प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा, तो लास्ट 1 मंथ में भी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और पढ़ के भी ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही उससे आते हैं, और 1-2 क्वेश्चंस के लिए इतना एफर्ट करना मतलब वर्थ इट नहीं है। इससे अच्छा कि आप बाकी सारे क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते। बाद में आप PYQ को एज अ टेस्ट दो, जो कि मैंने बताया कि आप 15 ईयर से पीछे 10-15 ईयर्स का पेपर ले लो और उसको एज अ टेस्ट दो बार बार। तो उससे क्या होगा, एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो और एज अ टेस्ट भी दो। और PYQ ही सॉल्व, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। और आप बोलोगे कि PYQ में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है, तो आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें तो आपको मतलब अल्टरनेट डे या 2-3 दिन के बीच में एक टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो आपको इन रिसोर्सेज पे ही रिलाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज कि LN के टेस्ट में हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हम क्या मेरा सिलेक्शन होगा।
तो एक चीज़ है कि एलन के टेस्ट में जो है एनसीईआरटी से काफ़ी बाहर क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे एलन के टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन किए हुए हैं। मैंने पर्सनली एलन का टेस्ट दिया है, तो मेरे को मालूम है कि मेरे मार्क्स कितने आते थे और एज अ नीट में कितने आए। तो ऐसा समझ लो कि अगर आप 50 to 70 मार्क्स का डिफरेंस रहता है नीट और एलन के टेस्ट में, जैसे मान लो अभी किसी का 500 या 550 आ रहा है, तो उसका पॉसिबिलिटी है कि 600 या 620 30 तक स्कोर करेगा, और किसी के ऊपर अगर अभी 550 के ऊपर आ रहे हैं तो आराम से 650 के आसपास में स्कोर कर सकता है, अगर ऐसी उसकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। तो एक चीज़ ये है कि एलन के मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और काफ़ी ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जो कि रिलेटेड नहीं रहते, तो आपको उन चीज़ को भी देखना है और डिमोटिवेट नहीं हो रहा है कि होना है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो आपको उस चीज़ से सोचना है, मतलब खुद से भी देखना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है। अगर एनालिसिस करते टाइम में ये पता चल रहा है कि ये तो है ही नहीं मेरे बुक में, या फिर ये बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं, अगर आपसे नहीं बना है तो कोई उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि नीट में 99% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं और जो पीवाईक्यू बेस्ड है उससे ही आने वाले हैं। क्वेश्चन इज क्या नीट 2025 डिफिकल्ट होगा? तो इसका आंसर है कि स्लाइटली यस, क्योंकि डिफिकल्ट मतलब कि थोड़ा लेंदी साइड पे होगा, जैसे नीट 2023 या 24 में आया था। सो आपको एज अ क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आ सकते हैं, असर्शन रीजन ज़्यादा आ सकता है, या फिर मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस वाले ज़्यादा आ सकते हैं। सो उस टाइप का आपको माइंडसेट प्रिपेयर करके जाना और उस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। चीज़ ये रहता है कि तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक ही ऐसा रहता है जो कि ज़्यादा लेंदी होता है। तो मेरे टाइम पे जैसे फिजिक्स लेंदी आ गया था, तो आपके टाइम पे हो सकता है कि बायो लेंदी आ जाए या फिर केमिस्ट्री लेंदी आ जाए। सो वो चीज़ अकॉर्डिंगली वेरी करता है, तो आपको वहाँ पे देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेंदी मिल रहा है, और बाकी जो दो इजी हैं उनको पहले करना है और लेंदी वाले को भी टाइम अच्छा खासा देके और फिर उसको अच्छे से सॉल्व करना है। तो अभी से ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लेंदी आएगा नहीं आएगा, अभी अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन इज क्या है, वन शॉट इनफ है? तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि वन शॉट अभी आप देख रहे हो तो आप ये सोच के जाना कि आप उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और वन शॉट कोई 1x पे या फिर 1.5 पे दिख रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप स्पीड बढ़ा के ही देखना, और वन शॉट वही देखना जिसने पहले पढ़ नहीं रखा हो, और जिसने पढ़ रखा है। जैसे मान लो कोई आपने चैप्टर पढ़ रखा है लेकिन कोई टॉपिक नहीं आ रहा, तो आप ट्राई किया करो कि उस टॉपिक का सिर्फ उतना पार्ट का लेक्चर देखा करो, वन शॉट में ज़्यादा टाइम मत लगाया करो। और रही बात नोट्स बनाने की, तो अभी कोई नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप अभी जो है आप शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हो क्या, या फिर आपके पुराने नोट्स होंगे उनको ही रिवाइज करो बार बार। क्वेश्चन है कि फिजिक्स में जो है इंटेक्स क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पलर क्वेश्चन वो हमको सॉल्व करने या नहीं करने। तो इसका देखो दो चीज़ हो सकता है, दो ऑप्शन, कि अगर आपने पहले से कर रखे हैं, मतलब आपने कभी अपने प्रिपरेशन में पहले सॉल्व कर रखा है, तो ज़रूर उसको कर लेना एक बार, क्योंकि एक दो बार कर लेना ताकि वो आप याद रहे आपको, और एग्जाम में अगर चांस आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। और दूसरे वो बच्चे होंगे जिन्होंने आज तक खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो उनको करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कम यील्डिंग है। मतलब आप एफर्ट तो दोगे लेकिन उतने मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आने हैं तो इतना ज़्यादा चांस नहीं बनता है कि आप उसको इतना रिस्क लेके करो, और आप बाकी के जो टाइम है आप बायो में इन्वेस्ट कर सकते। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पूछा है मेरे से, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया मेरे तो 400 नंबर आ रहे हैं, उसको मैं 600 650, या फिर मेरे 600 नंबर आ रहे हैं उसको 680 तक कैसे ले जाऊँ। तो इसका आंसर यही है कि अपने जो मिस्टेक्स कर रखे हैं, जैसे मान लो आप एग्ज़ाम देते हो, उसका 180 में से आप 30 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप 30 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से गलत कर रहे हो। लाइक आपने एक टेस्ट दिया, उसका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन गलत हुआ, आपने नेक्स्ट एक टेस्ट दिया, फिर आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन गलत हुआ, तो मतलब आपके एनिमल किंगडम में कुछ दिक्कत है। अगर आपने पहले पढ़ भी रखा है लेकिन एक बार उसको आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और उसके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो आप मिस्टेक एनालिसिस करके ही आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, और आपको देखना पड़ेगा कहाँ आप वीक रह रहे हो। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके उतने मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे जितने आप वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके आप इंक्रीज़ कर सकते हो, और ये चीज़ को याद रखना। और ये जब चीज़ आप समझ जाओगे, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ होने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते उतना। सो आज के लिए बस इतना ही था। आपको कोई और क्वेश्चन होगा तब जरूर मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू।